अज़ीज़ तलबा व तालबात और नाज़रीन आदाब। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी हमारे अदलिया निज़ाम के बारे में है कि राजा किस तरह से अदालत में बैठते थे और इंसाफ करते थे। इसके लिए तरह तरह की तरकीबें करनी पड़ती थीं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जिसमें सूरज गवाही देता है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं, सूरज की गवाही। आधी रात का वक्त था, सारी दुनिया सन्नाटे में डूबी हुई थी। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। राजा राय देसल रियाया के दुख सुख से बाखबर रहने के लिए रात के सन्नाटे में भेष बदलकर घूम रहे थे। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उनके कदम उस जानिब उठने लगे। वो क्या देखते हैं कि एक सुनसान चौराहे पर एक शख्स बैठा सर पकड़कर रो रहा है। क्या बात है, रोते क्यों हो? राय देसल ने पूछा। क्या बताऊं, इस दुनिया में दीन ईमान नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। किससे कहूं, किसको बताऊं? उस शख्स ने कहा। तुम राय देसल के पास क्यों नहीं जाते? राय देसल ने कहा। कैसे जाऊं? पहरेदार मुझे बाहर ही से धकेल न देंगे। नहीं ढकेलेंगे। लो ये अंगूठी, कल राय देसल के सामने जाकर दुहाई देना। राय देसल ने ये कहते हुए उसे अपनी अंगूठी पकड़ा दी। अगले रोज़ वो शख्स पहरेदारों को अंगूठी दिखाकर राय देसल के दरबार में जा पहुंचा और यूं फरियाद करने लगा। बापू, मैं एक किसान हूँ। मैंने नगर सेठ से 1000 कौड़ियाँ उधार ली थीं। सूद समेत मैं सारी कौड़ियाँ लौटा चुका हूँ, लेकिन नगर सेठ कहते हैं कि मैं ज्यों का त्यों कर्जदार हूँ सूद समेत। सो 1000 कौड़ियाँ मैं फिर कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। क्या कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास कि तुम अपना कर्ज अदा कर चुके हो? राय देसल ने सवाल किया। महाराज, मैंने नगर सेठ को रुक्का लिख कर दिया था और उस रुक्के पर दस्तूर के मुताबिक सूरज की गवाही लिख दी थी। रकम लौटाते वक्त मैंने उसका मजमून खुद अपने हाथ से काट दिया था, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर नगर सेठ तुमसे दोबारा क्यों मांग रहा है? राय देसल ने पूछा। बापू, नगर सेठ ने कोई चालाकी की है। कैसे की है मैं नहीं जानता, उस शख्स ने कहा। राय देसल सोच में पड़ गए। उन्होंने किसान को अगले रोज आने को कहा। किसान चला गया। राय देसल ने नगर सेठ के नाम पैगाम भिजवा दिया कि कल तुमको दरबार में हाजिर होना है। दूसरे दिन नगर सेठ और किसान दोनों राय देसल के सामने खड़े थे। राय देसल ने आंखें दिखाते हुए नगर सेठ से कहा, क्या चाल चली है तुमने? ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। नगर सेठ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, गुस्ताखी माफ हुजूर, झूठा मैं नहीं, ये किसान है। मैंने इसे कर्ज के तौर पर 1000 कौड़ियाँ दी थीं। इसने न तो अब तक असल रकम लौटाई और न ही सूद। अब ये रो रो कर अपने बेकसूर होने का नाटक कर रहा है
اور آپ کی ہمدردی چاہتا ہے حضور۔ جس مضمون کو کسان نے کاٹ دیا تھا، کیا تم وہ رکا مجھے دکھا سکتے ہو؟ رائے دیسل نے کہا، آقا، میرے پاس ایسا کوئی رکا نہیں جس کا مضمون کسان نے کاٹا ہو۔ البتہ وہ رکا ضرور میرے پاس ہے جس کا مضمون کٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی نگر سیٹھ نے رکا نکال کر بھرے دربار میں رائے دیسل کے سامنے رکھ دیا۔ مضمون کے کاٹے جانے کا واقعی کوئی نشان نہ تھا، لیکن رائے دیسل کو نہ جانے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کسان سچا ہے۔ اگلے دن بھی رائے دیسل کو کوئی تدبیر نہ سوجھی۔ آخر رائے دیسل نے سوچنا شروع کیا، کسان نے رکے پہ سورج کی گواہی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کسی جیتے جاگتے شخص کی گواہی رکھی جاتی تو وہ شخص دربار میں آ کر اس کی مدد کرتا۔ سورج کو دربار میں کیسے بلایا جائے؟ رائے دیسل سوچتے سوچتے تھک گئے۔ آخر کچھ سوچ کر انہوں نے رقے کا رخ سورج کی طرف کر دیا۔ سورج کی شعاؤں کو انہوں نے رقے کے آر پار دیکھنے کی کوشش کی۔ شعائیں بھلا رقے کے آر پار کیسے نکلے؟ لیکن اس وقت سورج نے گواہی دے ہی دی۔ کیسی تھی یہ گواہی؟ رائے دیسل لمبے قدم بھرتے ہوئے دربار میں پہنچے۔ حاضرین دربار اٹھ کر آداب بجا لائے۔ رائے دیسل نے نگر سیٹھ سے پوچھا، رکے پر سورج کی گواہی کیوں لکھا ہے؟ مہاراج، آپ جانتے ہیں ایسا لکھنا محض ایک دستور ہے، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، نگر سیٹھ نے جواب دیا۔ لیکن نگر سیٹھ، اس بار سورج نے سچ مچ گواہی دے دی ہے۔ میں تم کو 5 سال کی قید بامشقت کی سزا دیتا ہوں۔ تم نے ایک بھولے بھالے کسان کے خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنی چاہی ہے۔ رائے دیسل نے آنے واحد میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کڑک کر کہا، ادھر آؤ، رکا اپنے ہاتھ میں لے لو، اسے سورج کی طرف کرو۔ رکے کے آر پار سورج کو دیکھو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ رائے دیسل کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی نگر سیٹھ کا رنگ اڑ گیا۔ سورج نے صاف صاف گواہی دے دی۔ کسان نے مضمون اپنے ہاتھ سے کاٹ تو دیا تھا، لیکن وہ لکیریں نظر نہیں آتی تھیں۔ نظر تبھی آتی جب رکا سورج کی طرف اٹھایا جاتا۔ رائے دیسل کا اشارہ ہوتے ہی نگر سیٹھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ رائے دیسل نے کہا، اگر تم یہ بتاؤ کہ کٹے ہوئے مضمون کی لکیریں تم نے کیسے غائب کیں تو میں تمہاری سزا کم کر سکتا ہوں۔ مہاراج، میں نے کیا طریقہ اپنایا تھا میں سب بتائے دیتا ہوں، لیکن میں نے ایک غریب اور بھولے بھالے کسان کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے میری سزا میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ نگر سیٹھ نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کیا تھا وہ طریقہ؟ رائے دیسل نے پوچھا۔ نگر سیٹھ نے بیان کرنا شروع کیا۔ مہاراج، جب یہ کسان رکے کا مضمون کاٹنے آیا تو میں نے روشنائی میں ملانے کے لیے باریک شکر پیس کر تیار کر لی تھی۔ میں نے کسان سے آنکھ بچا کر اس گیلی سیاہی میں پسی ہوئی شکر ڈال دی۔ چیونٹیوں نے ساری شکر کھا لی تھی۔ شکر گیلی سیاہی کو چوس چکی تھی۔ جب شکر
चींटियों ने खाई तो उसके साथ साथ स्याही भी खाई। इससे मजमून पर डाली गई लकीरें उड़ गईं। लेकिन मैंने सोचा भी न था कि चींटियों ने रुक्के का कागज़ भी इस तरह चाट डाला होगा कि सारे मजमून पर धारियां पड़ गई होंगी। ये धारियां मुझे भी नज़र नहीं आईं, क्योंकि मैंने रुक्के को सूरज की किरणों के सामने रखकर नहीं देखा था। नगर सेठ को सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया। सबने राय देसल के इंसाफ परवरी की बड़ी तारीफ की। राय देसल ने कहा, इंसाफ मैंने नहीं, सूरज ने किया है। अजीज़ तलबा और नाजरीन, अभी हमने ये कहानी सुन ली। अब इस कहानी में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, तो उन लफ्ज़ों को समझ लेना चाहिए। पहला लफ्ज़ है रियाया। रियाया कहते हैं महकूम को, अवाम को। एक लफ्ज़ है तदबीर। तदबीर कहते हैं तरकीब या कोशिश को। एक लफ्ज़ आया है आने वाहिद, यानी लम्हे भर में, एक ही लम्हे में। यानी एक लफ्ज़ आया है इंसाफ परवरी, इसके मानी है इंसाफ पसंदी। एक लफ्ज़ आया है क़ैद बामशक्क़त, ऐसी सज़ाएं जिसमें क़ैद के साथ सख्त मेहनत भी करनी पड़े, उसको क़ैद बामशक्क़त कहते हैं। एक लफ्ज़ आया है इक़बाल जुर्म, यानी जुर्म कबूल करना। एक लफ्ज़ आया है रुक्का। रुक्का कहते हैं ख़त या चिट्ठी को। तो हमने ये लफ्ज़ भी जान लिए। अब इस मतन पर हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। अपने साथियों के साथ बातचीत कीजिए और इन जुमले के असल मफ़हूम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक जुमला है, इस दुनिया में दीन और ईमान नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। एक और इसी तरह का जुमला है, सूद समेत सारी कौड़ियाँ लौटा चुका हूँ। एक और जुमला है, हाज़रीन दरबार उठकर आदाब बजा लाए। और एक आखिरी जुमला है, रुक्के पर दस्तूर के मुताबिक सूरज की गवाही लिख दी थी। ये सारे जुमले जो हैं इस सबक से लिए गए हैं और बहुत अहम हैं। इन पर आप सबको सोचना है, गौर करना है। अब कुछ बातें और इस सबक से मुतालिक। मुल्क, कौम और मुआशरे की तरक्की और फलाह के लिए अमन और इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में सूरज की गवाही किसान को इंसाफ दिलाने में मुआविन साबित होती है। अदालती निज़ाम का बुनियादी मकसद हर शहरी को इंसाफ फराहम करना है। हिंदुस्तान में अलग अलग सतहों पर मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतें हैं। अदालत अज़मी यानी सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। हर रियासत में अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट है। इन अदालतों के तहत ज़िलाई अदालतें और उनके तहत भी अदालतें हैं, जिन्हें निचली अदालत कहते हैं। कहानी में कौड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पुराने ज़माने में लेन देन के लिए करेंसी की शक्ल में कौड़ी, आना, टका और धेला वगैरह इस्तेमाल होता था। फूटी कौड़ी एक टूटी हुई कौड़ी होती थी जिसकी कीमत बहुत मामूली होती थी। कानी कौड़ी में सुराख होता था जो फूटी कौड़ी के मुकाबले में बहुत कम कीमत की होती थी। कदीम ज़माने में करेंसी का कोई तसव्वुर नहीं था। लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ों के बदले चीज़ों का
लेन देन करते थे। मिसाल के तौर पर एक किसान गंदम उगाता और अगर उसे कपड़ों की ज़रूरत होती तो वो दर्जी को गंदम देकर कपड़े हासिल कर लेता था। इसे तबादले अशिया और अंग्रेज़ी में बार्टर ट्रेडिंग का निज़ाम कहा जाता था। मौजूदा ज़माने में लेन देन के लिए करेंसी के तौर पर रुपए पैसे का इस्तेमाल आम है। साथ ही डिजिटल तरीक़े से भी लेन देन की मुख्तलिफ़ सहूलतें दस्तयाब हैं। ये हैं RTGS, NEFT और IMPS वगैरह। तो प्यारे तलबा और नाजरीन, अब आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, किसान ने दावा किया कि उसने अपना कर्ज अदा कर दिया है, जबकि नगर सेठ ने दोबारा रकम का मुतालबा किया। इस तज़ाद को सुलझाने के लिए राय देसल ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? दूसरा सवाल है, अगर किसान और नगर सेठ के दरमियान जो तनाज़े है उसे मौजूदा अदालतों के सामने पेश किया जाए तो फ़ैसला किस तरह किया जाएगा? तीसरा सवाल है, स्कूल और रुपयों की बनिस्बत गैर कागज़ी करेंसी यानी पेपरलेस करेंसी इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? और आखिरी सवाल है, मौजूदा दौर में ख़रीदारी के राइज तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीक़ा पसंद है? वजह भी बताइए। प्यारे तलबा और नाजरीन, आज हमने ये कहानी सुनी। कहानी का उन्वान था सूरज की गवाही। आपने देखा कि राजा देसल ने अपने इंसाफ के लिए किस तरह से हिकमत अमली अपनाई और आखिरकार सही फ़ैसला सुनाया। तो हम सबको भी अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसले करने चाहिए। तो आज की बात यहीं ख़त्म होती है। शुक्रिया, आदाब। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate